ओम श्री सदाशिवसमारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्याबुद्धिश्च देहि मे। नमो नमः मित्राणि, स्वागत है आप सबका पुनः। और जैसा कि हमें बताया गया कि आज हमारे साथ कुछ हमारे नए मित्र भी जुड़े हैं कक्षा में, तो जो नए लोग जुड़े हैं उनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जो पुराने हैं वो जानते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, और जो लोग नए हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप लोग अभी तक हम चूंकि बहुत सारी कक्षाएं कर चुके हैं, और अभी जो है हम संस्कृत कक्षा में आज हमारा 12वां दिवस है। तो आप लोगों से निवेदन है कि जो पहली जो कक्षाएं हैं जिनमें हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, यानी संस्कृत का जो बेसिक नॉलेज हमने ले लिया है, उसको आप एक बार ट्रुथ जी जो हैं उनका एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर उन्होंने बाकायदा सारे जितने भी हमारी क्लास है उनका रिकॉर्डिंग करके डाला हुआ है। तो आप यहाँ पर आप अगर देखेंगे जो चैनल्स की लिस्ट है उसमें संस्कृत यूट्यूब चैनल लिखा हुआ है, उस वाले सेक्शन में वो उनका है। तो आप वहां जाके जितनी भी पुरानी कक्षाएं हैं तो आप उनको एक बार देख लें। अगर किसी की छूट गई है तो वो भी वहां पे जाके देख सकता है। तो ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा ताकि आप आज की कक्षा में जो पढ़ाया जाएगा उससे अपने आप को रिलेट कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम इस समय संधि पढ़ रहे हैं। संधि में भी हम तो हमने 3 प्रकार के जो प्रमुख भेद होते हैं उसमें स्वर संधि को पढ़ रहे थे। स्वर संधि के अंतर्गत हम दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, उसके बाद यण संधि, अयादि संधि, और उसके साथ हमने पूर्व रूप संधि, ये हम कह सकते 6 प्रकार की जो संधियां हैं उनको पढ़ लिया था। ठीक है, अब उसके बाद जो आती है पररूप संधि। अब पररूप संधि वैसे तो मैं पढ़ाने वाला था, लेकिन मैंने बीच में इसलिए रोक दी थी क्योंकि इसके पहले आपको कुछ बताना आवश्यक था। तो हमारी चूंकि कल रविवार था तो हमारा अवकाश था, तो शनिवार की कक्षा में हमने एक नई चीज सीखी थी जो संधि से भिन्न थी, यानी कि हालांकि वो आवश्यक है इसलिए मैंने आपको पढ़ाया था। तो वो हमने सीखे थे उपसर्ग। तो एक बार हम उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो संस्कृत में 22 प्रकार के उपसर्ग हैं। इसकी फोटो मैंने फॉर गुरुजी ओनली वाले सेक्शन में डाल दी है, तो आप वहां से देख सकते हैं और उनको याद कर सकते हैं। तो वो क्यों पढ़ाए थे वो आपको हमेशा आगे तो काम आने ही वाले हैं, साथ में यहाँ पर अब जो हम अगली संधि पढ़ने वाले हैं उस उधर भी आपको काम आएंगे। अच्छा, तो हम आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। कल की जो कक्षा थी उसमें हमने इन 22 प्रकार के उपसर्गों को पढ़ा था, जो आप यहाँ पे नंबर 1 से नंबर 22 तक जो है देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा इनको छोटा कर देते हैं। तो ये 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में। इनमें किस प्रकार से शब्द बनते हैं, किस प्रकार इनका अर्थ क्या होता है, प्रायशः है ऐसे तो कई सारे अर्थ होते हैं, लेकिन जो मोटे मोटे अर्थ है, मुख्य मुख्य अर्थ हम कहें जो इनके होते हैं वो मैंने आपको कल बताए थे, यानी इससे इससे पहली वाली कक्षा में। और साथ में जब ये किसी धातु के साथ मिलते हैं अथवा शब्द के साथ मिलते हैं तो इनमें क्या क्या परिवर्तन होता है, परिवर्तन मतलब कब कौन से उपसर्ग के साथ संधि होती है, तो वो भी आपको मैंने सावधारण समझाया था। तो एक बार आप उसको याद रखें। अब जो हमारी अगली संधि है उस संधि का नाम है, मैं यही लिख दे रहा हूं, पररूप संधि। पररूप संधि ये स्वर संधि के अंतर्गत ही आती है। और ये जो संधि है ये अपवाद है। अपवाद का अर्थ होता है एक्सेप्शन, यानी कि अ, अब हिंदी में अपवाद बोलते हैं, संस्कृत में अपवाद बोलते हैं, अंग्रेजी में एक्सेप्शन, मतलब कि लाखों में एक हम कह सकते हैं कि भाई ये जो है कई कई बार ऐसा हो जाता है कि जो व्याकरण है पाणिनि जी की उसका कार्य ही ये है कि वो साधु शब्दों यानी जो सही शब्द है उनका निर्माण करे। तो जहां पर
एक्चुअल में जो काम होना चाहिए वो ना होकर कुछ नया काम होता है, तो उसको भी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो संधि का नाम है पररूप संधि, और ये एक्सेप्शन के रूप में है। ये किसका एक्सेप्शन है? तो ये जो है, हमने पढ़ी थी एक संधि, आपको अगर याद हो तो हमने पढ़ी थी वृद्धि संधि, उसका एक्सेप्शन। ठीक है, कैसे है हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। चलिए, तो हमारे पास जो उदाहरण आता है पहला, वो है प्र प्लस एजते। प्रा प्लस एजते। अब अगर आप लोगों को पुरानी कक्षाएं याद हैं, जो पुराने छात्र हैं, तो वो एक बार इन दोनों शब्दों को देखे और अपने मन में इसको, इन दोनों पदों को अथवा दोनों शब्दों को मिलाकर क्या बनना चाहिए, जो हमने पूर्व में पढ़ा है, वो उसको एक बार अपने मन में बना लें या लिख लें। फिर मैं बताऊंगा कि ओरिजिनल रूप क्या बनता है। आई थिंक आपने बना लिया होगा, कि आप, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो आप अगर अब देखें ध्यान से, तो यहाँ पर हमने जो पहले पढ़ा है उस नियम के हिसाब से, तो यहाँ पर जो पहला पद है प्र, इसका हम लेंगे आ, और जो दूसरा पद है ए जते, इसका हम लेंगे आ। तो हमने जो पूर्व नियम पढ़े हैं उस नियम के अनुसार, यदि अवर्ण के बाद यानी अकार के बाद यदि एकार हो, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? आई हो जाता है। ये हमने सीखा है। ये हमने कहाँ सीखा था? आई कब होता है? जब वृद्धि संधि होती है। अगर आप लोगों को याद है, मैंने बहुत सारे उदाहरण आपको दिए थे। जैसे कि एक उदाहरण हम यहाँ लिख लेते हैं, अगर आप लोगों को याद आ जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पर एक मैं लिख लेता हूँ, चलिए। मम प्लस एव, ये किसका उदाहरण है? ये वृद्धि संधि का उदाहरण। तो यहाँ पर देखें, मम का हम लेंगे आ, एव का लेंगे ए, दोनों को मिलाकर हो जाएगा आई। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बनाया था? मम प्लस एव हो जाएगा ममईब। मम्मई। हाँ, वेरी गुड, मम्मई। ये किसका उदाहरण था? ये वृद्धि संधि। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है, पहले आ है और बाद में ए है, तो दोनों को मिलाकर आई होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये संधि जो है वो कैसी है? एक्सेप्शन है, तो यहाँ पर आई नहीं होता। अगर हम नियम के हिसाब से चलें, पुराने नियम के हिसाब से, तो यहाँ पर जो रूप बनना चाहिए था वो होना चाहिए था प्रईजते, इस प्रकार से। प्रईजते यानी एक, सॉरी, एक के स्थान पर हो जाता आई और बन जाता प्रई। लेकिन ये ऐसा नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? इसके इसके लिए कारण दे रहे हैं। एंगी पररूपम एक सूत्र है, ठीक है, लेकिन आपकी सरलता के लिए मैं इसको और अलग भाषा में समझाता हूँ। अब आप ध्यान से समझे। आपको अगर किसी को समझाना हो कि भाई ये ऐसा यहाँ पे क्यों नहीं हो, तो आप यहाँ पे देखें। कल जब हमने प्रत्यय की कक्षा पढ़ी थी, तब मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो कि अकारांत हैं या इकारांत हैं या व्यंजनांत हैं। तो आप जैसे देखें, यहाँ पर जो प्र है, प्र कैसा है? अकारांत है, यानी इसके अंत में आ है। उसी प्रकार दूसरे नंबर पे आप देखें परा, ये भी कैसा है? आकारांत है। ठीक है, यानी इसके अंत में भी आ है। उसी प्रकार से आप देखें, और भी और दो तीन है, जैसे अब है, ये आकारांत है, इसके अंत में अ है। ठीक है, उसी प्रकार से आप अगर यहाँ पे देखें अपि, तो ये भी कैसा है? इकारांत है। तो अब आपको ध्यान ये रखना है, इन 22 उपसर्गों में से जो भी हमारा उपसर्ग कैसा है? अकारांत है। कैसा है? जिसके अंत में आ है। आप देख लें, अगर हम गिनती भी करें, अगर आपको याद है, तो एक है प्र, परा, अप, फिर है अब, है ना। उसके बाद आप देखते जाएं, वी आंग नी अधि अपि अति सु उत। उत में तो ता जो है हलंत होता है, यहाँ पे गलत लिखा है, ये हम इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, अपि अति सु उत, अभि प्रति परि, और लास्ट में आता है उप। तो ये जो है, एक दो तीन चार पांच, यानी कि 5 उपसर्ग ऐसे हैं जो कि अ- माफ करना, अकारांत है। तो आपको याद रखना है कि जितने भी जो अकारांत उपसर्ग है, इनके पश्चात जब भी अगर कोई भी, अच्छा, यहाँ पर दूसरा काम ये भी है, यहाँ पर जो धातु है वो भी मतलब वो रखती है। ठीक है, कि अगर अकारांत उपसर्ग के बाद ए, सॉरी, कहना चाहिए ए, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए अथवा क्या हो, ओ हो, ऐसी स्थिति में अगर उपसर्ग अकारांत है, क्या है? उपसर्ग है और अकारांत। अच्छा, उपसर्ग कब होता है ये चीज भी समझना है। कल भी मैंने आपको बताया था
इनको उपसर्ग हम तब कहते हैं जब ये किसी धातु के साथ लगते हैं। जैसे आप देखें, आप एजते, यहाँ पर एक एज धातु है, ठीक है। अगर धातु के साथ जुड़ रहे हैं तब तो ये उपसर्ग हैं, लेकिन अगर किसी शब्द के साथ जुड़ेंगे तब उपसर्ग नहीं कहलाएंगे। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक शब्द होता है ना, उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक मेरे पास एक शब्द है। उदाहरण के लिए मैं कुछ भी शब्द बना लेता हूँ, चलिए। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हाँ चलिए, अभी हम उदाहरण के लिए एक शब्द बना लेते हैं, एनम, ठीक है। तो प्रा प्लस एनम, तो अब क्या होना चाहिए यहाँ पर, अभी समझ लो फिलहाल के लिए, क्योंकि देखो संस्कृत में ऐसा ऐसा है ना कि जितने भी शब्द है वो सभी किसी ना किसी धातु से ही बनते हैं। उनका जो रूट होता है वो धातु कहीं ना कहीं होता ही है। तो वहां पर ये काम होना ही होना है। लेकिन फिलहाल हमारे समझने के लिए हम समझ लेते हैं कि जो एनम है ये एक धातु नहीं अपितु एक संज्ञा शब्द है। अच्छा, जब संज्ञा होगी और संज्ञा के साथ अगर उपसर्ग लगेगा तब हम उसको उपसर्ग नहीं कहेंगे बल्कि प्रादि कह देते हैं, या कुछ भी नाम दे दो आप, जो आपको देना है। तो वैसी स्थिति में यहाँ पर प्रा के साथ एनम आने से वृद्धि संधि ही होगी। जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो संधि नहीं होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, संधि कब होगी, जब बाद में कोई ना कोई धातु रूप होगा, अर्थात कोई धातु होगी तब। चाहिए एजते कहाँ बनता है, तो ये एज धातु जो है आत्मनेपद है। मैं आपको आगे वाली कक्षाओं में पढ़ाऊंगा कि आत्मनेपदों को हम कैसे कहाँ पर उपयोग करते हैं। ये आता है हमारे, समझ लीजिए किसमें, हमारे कर्मवाच्यों में। तो कुछ धातुएं आत्मनेपदी भी होती हैं, तो उनका परस्मैपद पद में भी प्रयोग होता है और आत्मनेपद, चलिए, माफ कीजिए, कर्तृवाच्य में और कर्मवाच्य में। तो अभी ज्यादा इसकी व्याख्या में नहीं जाता, नहीं तो क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है, व्याख्या करेंगे तो हमारा विषय जो है डिरेक्ट। अभी हम सीख रहे हैं पर रूप। तो यहाँ पर क्या है, चूंकि ये जो है पहला जो शब्द है ये अकारांत है और उपसर्ग है। अगर उपसर्ग अकारांत है तो वैसी स्थिति में यहाँ पर वृद्धि यानी प्रैजते ये रूप ना बनकर पर रूप हो जाएगा। पर रूप का मतलब होता है, पर मतलब होता है बाद में, है ना। तो यहाँ पर आप देखें, बाद में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए। तो अब ये जो इन दोनों की संधि में होना चाहिए था आई, वो आई ना होकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में हमें क्या मिलेगा, जो शुद्ध रूप है वो मिलेगा। एक सेकंड, इसको हम साफ करें। हाँ, जो शुद्ध रूप है वो हमको मिलेगा। तो सॉरी, अब यहाँ पर या तो सॉरी आ तो हमने हटा दिया है। तो प्रा में जब हम ए मिलाएंगे तो हो जाएगा प्रे, और जते का जते। तो हमारा जो शुद्ध रूप बनेगा वो बनेगा प्रे जते। तो इस प्रकार आपको इसको समझना है और ध्यान रखना है। कुछ ऐसे अपवाद हैं जिनको हमें याद रखना है और समझना है कि अगर अकारांत पुल्लिंग है तो वैसी स्थिति में क्या होगा, आई यानी वृद्धि ना होकर केवल वहां पे पररूप संधि हो जाएगी। तो ये भी स्वर संधि का एक पार्ट है। अरे ये क्या हो गया भाई, चलें अब इसी का दूसरा उदाहरण देखते हैं, वहां आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब जैसे कि मेरे पास है एक प्र प्लस एषणीयम, एषणीयम, सॉरी एषणीयम। तो ये एक उदाहरण है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर भी वही बन रहा है, पहले आ है बाद में ए है। तो बनना चाहिए था नियम से, तो क्या बनना चाहिए था, बनना चाहिए था आई। लेकिन यहाँ पर आई ना होकर क्या हो जाएगा, केवल ए ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पर में जो शब्द है वो उसके समान हो जाता है, तो उसको हम बना लेते हैं। तो प्रा में हमने ए मिला दिया तो बन गया प्रे, और शणियम का क्षणीयम, तो हमारा शब्द बन गया प्रेषणीयम, यानी भेजना चाहिए। इस प्रकार से आप जो है पररूप संधि को समझ सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं एक दूसरे टाइप का। हालांकि ये उदाहरण बहुत कम प्राप्त होते हैं हमारे शास्त्रों में भी, लेकिन अगर हैं तो हमें पता होना चाहिए। एक उदाहरण है दूसरे उपसर्ग का, हम देख लेते हैं, उप प्लस ओषति, उप प्लस ओषति, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो पहले आ है, यहाँ उप में आ और ओषति में ओ, दोनों हैं। तो अब हमने सीखा है कि वृद्धि संधि में क्या होता है कि अवर्ण के उपरांत अगर ओ हो तो क्या हो जाता है, ओ को औ हो जाता है, यानी दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। यहाँ भी वही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अपवाद आ गया कि नहीं, यहाँ पर हमें जो है औ नहीं करना, इसको बाद वाला वर्ण यानी पर रूप कर देना है। पर रूप में ओ है, ओ ही रहेगा। तो
पररूप क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अपवाद है, और अपवाद का नियम है कि अगर अकारांत उपसर्ग है, आप देखें यहाँ पर उप जो है वो उपसर्ग भी है और अकारांत है, तो वैसी स्थिति में आपको जो है पररूप ही करना है। तो यहाँ पर रहेगा ऊ का ऊ, अप्पा में से आ हट गया, लास्ट वाला शब्द मिला दें, क्या हो जाएगा? उपो, और क्षति का क्षति हो जाएगा उपोषति। इस प्रकार से ये हमारा एक पररूप का शब्द बने। ऐसे आपको और भी उदाहरण आप अगर देखेंगे तो आपको जो है आसानी से उसमें प्राप्त हो जाएंगे। ये हमारी संधि थी पररूप संधि। इसका नियम यही है, पररूप, पररूप पर यानी बाद का रूप, यानी रूप जैसा बाद में है वैसा रूप। पूर्व रूप इससे भिन्न है। पूर्व रूप का थोड़ा सा स्मरण कर लीजिए। पूर्व रूप में क्या होता है कि वो भी एक अपवाद है, इसका वो भी वृद्धि का अपवाद है। तो हम वहां पे पढ़ रहे थे रामे प्लस अत्र, तो वहां पर ए पहले था और आ बाद में था, ठीक है। तो वहां पर सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, ये वृद्धि का नहीं, ये अयादि संधि का अपवाद। अयादि में क्योंकि पहले ए होता है, तो नियम के अनुसार तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? ए के स्थान पर अय आदेश होना चाहिए था। लेकिन चूंकि ये रामे जो है पदांत है, यानी पद का अंत है, ये कहाँ बनता है? रामे सप्तमी एक वचन। जिनको शब्द रूप याद है वो इसको रिलेट कर पा रहे हैं। तो वहां पर भी क्या हो जाता है कि यहाँ पर अपवाद, सॉरी, यहाँ पर अपवाद लग के हमारा जो शब्द है बन जाता है रामे का रामे, और आ की जगह पे आ जाता है अवग्रह और त्रा। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, बस आपको याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ। कुछ अपवाद संधियां भी हमारे इसमें पाई जाती हैं। चलिए, अब एक और अपवाद संधि है, इसको भी आप अच्छे से समझिएगा, जिसका नाम है प्रकृति भाव। प्रकृति भाव संधि, ये आठवीं संधि है और स्वर संधि की अंतिम संधि, ठीक है, प्रकृति भाव संधि। अब इसको पढ़ाने से पहले हमको चलना पड़ेगा थोड़ा सा शब्द रूपों के ऊपर, ठीक है। तो मैंने आपको जो है एक शब्द रूप पढ़ाया था हरि, ठीक है, हरि शब्द आपको मैंने पढ़ाया। तो ये हरि शब्द कैसा है? ये पुल्लिंगवाची है, ठीक है, और इकारांत है, ओके, इकारांत। आज आपको मैं उकारांत भी पढ़ाऊंगा लास्ट, ठीक है। और एक, हाँ, हम जो है लकारों में भी 3 लकार पढ़ चुके हैं। मैं थोड़ा सा याद, मतलब शब्द रूप पढ़ाने में गैप इसलिए देता हूँ ताकि आप लोग उनको अच्छे से तैयार कर सकें। तैयार करने से मेरा मतलब है आप, आपके दिमाग में वो जो है छप जाने चाहिए, ठीक है। कभी भी आपसे कोई, जैसे अभी मैं पूछ लूं कि भैया बताओ हरि शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन क्या बनेगा, तो तुरंत आपके मुंह में आना चाहिए हरि। इस प्रकार से क्या बनता है? हरि, हरि, हरयः। अगर मैं पूछूं कि भाई षष्ठी बहुवचन क्या बनेगा, तो आपके बोलने से पहले ही आपके दिमाग में जाए कि हरिनाम। तभी तो आप जो है, अगर मैं आपसे पूछ लूं कवि, आप बोल देंगे कवि नाम। अगर मैं बोल दूं रवि, तो आप बोलेंगे रवि नाम। ऐसे आपको तुरंत जो है उनका उनका अभ्यास अच्छे से कर लेना चाहिए। तो चलिए, ये तो हमारा हो गया हरि शब्द, ये हमने पढ़ा था। अच्छा, ये भी प्रकृति भाव भी एक प्रकार की अपवाद संधि है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। तो उसमें होता क्या है कि जो इकारांत हैं, ठीक है, पहले नियम मैं पहले बता दे रहा हूँ, सॉरी, इकारांत, उकारांत, ठीक है। एक सेकंड मैं इसको देख लूं जरा ना। और एकारांत है ना, इकार, उकार और एकार, ये 3 शब्द हैं। अगर ये तीनों शब्द किसी भी पद के द्विवचन में आए हों, कहाँ आए हों? द्विवचन में, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये कहाँ आए हों? द्विवचन में आए हों, एक वचन में नहीं, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने जस्ट आपको बताया हरि शब्द, जो हम असली शब्द रूप आपको पहले पढ़ाए जाते हैं। जो हरि शब्द है इसका एक मिनट में थोड़ा सा नीचे करके आपको लिखता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको ज्यादा स्पष्टता। अगर आप हरि शब्द रूप को देखेंगे तो हरि शब्द का प्रथमा एक वचन होता है हरि ही, ठीक है, और द्विवचन क्या होता है? हरि, इस प्रकार से। और बहुवचन होता है हरयः, ऐसे। तो यहाँ आप देखें कि यहाँ पर जो इकारांत है, यानी अब यहाँ पे मैंने हैरस्व लिखा है, हैरस्व से आप दीर्घ भी समझिए। ये जो हरि है, यहाँ पर इकारांत है, और साथ में ये कौन सा वचन है? एक वचन और द्विवचन। नियम ये कह रहा है, मैं नियम पहले बता रहा हूँ, कि जिस भी पद में, जिस भी शब्द में अगर इकारांत हो, उकारांत हो और एकारांत हो, और ये
कौन सा संज्ञक हो, ये द्विवचनांत। जैसे कि अगर हम एक और आपको शब्द रूप याद दिलाता हूँ, आप याद करिए, मैंने आपको एक रमा शब्द पढ़ाया था, रमा। ये जो है कैसा है, आकारांत है, और कैसा है, ये स्त्रीलिंगवाची। रमा शब्द कैसा है, स्त्रीलिंगवाची। अगर आप अब इसके शब्द रूपों को याद करें तो देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं थोड़ा सा, क्या बनता है, प्रथमा एक वचन रमा, द्विवचन में बनता है रमे, और बहुवचन में बनता है रमा। अगर आपको शब्द रूप याद है तो याद आ रहा हो, प्रथमा एक वचन रमा, द्विवचन रमे, और बहुवचन रमा। तो अब आप देखें कि यहाँ पर जो रमे शब्द है, इसके अंत में क्या है, एकारांत है। ठीक है, ये एकार है। और कौन सा एकार तो है ही, साथ साथ ये कौन सा वचन है, द्विवचन, एक वचन और द्विवचन। तो ऐसे शब्द जैसे हरि शब्द हो गया यहाँ पर इकारांत, यहाँ पर रमे शब्द। इसी प्रकार आज जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर आप अब आज नहीं, क्योंकि मैं क्रमशः पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों को साथ में लेके चलना चाहता हूँ, इसलिए अभी आप समझ लें, एक उकारांत भी होता है, उकारांत। उकारांत शब्द हम कौन सा ले लेते हैं, मान लो हम ले लेते हैं भानु शब्द ले लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए भानु शब्द है। ऐसे और भी होते हैं, गुरु होता है, साधु होता है, लघु शब्द है, ऐसे कई सारे शब्द हैं, आपको सिमिलर शब्द होते। तो ये जो उकारांत शब्द है, ये भानु भी, कि अगर किसी ने पूर्व में पढ़े हैं तो उसको पता होगा, नहीं पढ़े हैं तो आप अपने से पढ़ लीजिएगा। मैं बोलूं तभी पढ़ना आवश्यक नहीं है, आपको अगर तैयारी करनी है तो आप स्वयं से करें। ये जो भानु शब्द है, इसमें भी क्या होता है, इस प्रकार बनता है भानु, और द्विवचन में बनता है भानु। इस प्रकार से भानु यानी बहु दीर्घ में, और बहुवचन में बनता है भानु, भानु, भानवः। जैसे गुरु, गुरु, गुरवः। तो अब आप देखें कि ये जो भानु शब्द है, इसका भी द्विवचन कैसा है, उकारांत। तो अब आपको तीनों शब्द मिल गए। तो ऐसे शब्द जिनका जो द्विवचन है वो इकारांत हो, एकारांत हो, अथवा उकारांत हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है हमको, ये हमको जो है प्रकृति भाव करना है। वहां पर क्या होती है, प्रकृति भाव से। चलिए उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर आता है एक हमारे पास उदाहरण, हरि, हरि प्लस इमऊ, हरि प्लस इमऊ। अच्छा, ये संधि किसका अपवाद है, तो ये जैसा उदाहरण मिलता है उन सभी का ये अपवाद कर देती है। ठीक है, ये सभी का अपवाद कर। अब जरा आप में से थोड़ा सा आप अपना दिमाग को थोड़ा स्ट्रेच करें और सोच के बताएं कि जो हरि, क्षमा करें, हरि प्लस इमऊ, ये जो दोनों शब्द हैं, इन दोनों में कौन सी संधि हो रही। उत्तर आप अपने पास रखिएगा, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जब तक मैं जलपान करता हूँ। सोच लें आप इन दोनों उदाहरण को, हरि प्लस इमऊ कौन सी संधि बनेगी, आप अपने पास उत्तर रखिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो यहां पर होना चाहिए जो हमने पहले पढ़ा है उसके हिसाब से दीर्घ संधि। कैसे, तो आपको मैं याद दिला दूं, देखो ये पहला पद है हरि, यहाँ पर है ई, और बाद में क्या है, यहाँ पर ई है। तो अब हमने सीखा है दीर्घ संधि में, यदि एक सवर्ण स्वर के पश्चात दूसरा सवर्ण स्वर यानी ई के बाद अगर ई हो, तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है। ये हमने पहले सीखा हुआ है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको, आपने जो है इसका बना भी लिया होगा। तो उस हिसाब से, उस नियम के हिसाब से अगर हम इसका रूप बनाएंगे तो किस प्रकार बनना चाहिए, हरी मऊ, हरी मऊ, इस प्रकार बनना चाहिए। यानी ई जो है, ई में रा जो है ई में मिल जाएगा, और लास्ट में हमारे पास बचेगा मऊ, तो इस प्रकार से बनना चाहिए हरी मऊ। लेकिन यहाँ पर अपवाद नियम आ जाता है, वो ये कहता है कि अगर जो पहला पद है, जो पहला पद है वो, क्षमा करें, अगर ये जो पहला पद है ये द्विवचनांत है, ठीक है, तो, और द्विवचनांत है यानी जिसका अंत द्विवचन में हो रहा है वो, और साथ में एक और शर्त है कि इकारांत हो, या तो इकारांत हो, या उकारांत हो, या एकारांत हो, वैसी स्थिति में यहाँ पर कोई भी संधि नहीं होगी, बल्कि क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति भाव का मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा। इसका जो रूप बनेगा इन दोनों को मिलाकर, वो क्या बनेगा, वो बनेगा हरि प्लस इमऊ। सॉरी, प्लस नहीं लगेगा, क्षमा करें,
प्लस तो हम संधि में लगाते हैं, हाँ, तो इसका जो रूप बनेगा वो बनेगा हरि प्लस इमऊ। तो यानी जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे नियम के हिसाब से तो संधि होनी चाहिए। संधि देखो कब होती है, अब आप इसको समझे। संस्कृत व्याकरण में एक संज्ञा है, संज्ञा मतलब एक पहचान, एक नाम है, उसको हम कहते हैं संहिता। संहिता, संहिता, ठीक है। संहिता का अर्थ क्या होता है कि जब, व्याकरण की दृष्टि से बता रहा हूं, कि जब दो वर्ण है ना, जब भी दो वर्ण आस पास, बिल्कुल पास पास आ जाएं, ठीक है, जैसे मान लो जो यहाँ पे एक आ गया ई और एक आ गया यहाँ पर ई, तो नियम के हिसाब से यहाँ पर संधि होनी चाहिए। मतलब दो वर्णों को आप ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। अगर आप ऐसे रख रहे हैं तो आप साधु प्रयोग कर रहे हैं। तो जब भी मतलब वर्ण जो है अगर बिल्कुल पास पास हो तो उनको कहा जाता है संहिता। उनके वर्णों की संज्ञा क्या दी जाती है, संहिता। और संहिता होने पर क्या है, नियम के अनुसार संधि होनी ही चाहिए। लेकिन जहां पर अपवाद है, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर क्या अपवाद है कि भाई जो पहला पद है हरि, ये द्विवचनांत है, इसलिए यहाँ पर, और इकारांत है इसलिए यहाँ पर संधि ना होकर जैसा रूप था वैसा ही बन गया। अच्छा, यहाँ पर जो दूसरा पद है इमऊ, है ना, तो ये भी एक शब्द रूप है, हम आगे चल के पढ़ेंगे। अदस एक शब्द आता है, क्योंकि थोड़ा कठिन है इसलिए मैंने बाद के लिए छोड़ा हुआ है। जब आप शब्द रूपों में पारंगत हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इमऊ कहाँ बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या बन गया, हरि इमऊ का हरि इमऊ। चलिए एक और दूसरा उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपको ज्यादा स्पष्टता हो। ये प्रकृति भाव संधि है और अपवाद संधि। चलिए जैसे कि उदाहरण है कवि प्लस इच्छतः, कवि प्लस इच्छतः, ठीक है। अरे ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूं। चलिए, कवि प्लस इच्छतः, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पर भी वही आ रहा है, पहला पद ई है, दूसरा पद भी ई है। तो नियम अनुसार तो क्या, सॉरी ये गलत लिखा है, पहला कवि, यहाँ पर होना चाहिए था कवि, इस प्रकार से द्विवचनांत बनाना है। तो जैसे हरि उसी का कवि। तो आप देख रहे हैं कि नियम अनुसार यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, तो बनना चाहिए था क्या, दीर्घ संधि। लेकिन दीर्घ संधि ना होकर, क्योंकि कवि जो शब्द है ये द्विवचनांत है और इकारांत है, इसलिए यहाँ पर प्रकृति भाव यानी कि जैसा है वैसा ही हो जाएगा। तो हमारा शब्द बन जाएगा कवि प्लस इच्छतः। देखो इसमें कुछ अलग से याद नहीं रखना है आपको, बस आपको क्या है, शब्द रूपों का पता होना चाहिए, शब्द रूप आपके दिमाग में होने चाहिए। और जब ऐसी स्थिति आती है तो वहां संधि ना होकर जैसा है वैसा का वैसा रहे, इसमें हमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन इसको समझ। तो ये एक उदाहरण था। एक और हम दूसरे, अभी मैंने ई के उदाहरण दिए हैं, अब आपको मैं एक दूसरे वर्ण का उदाहरण देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए वालिके, है ना, वालिके, ये बालिके कहाँ बनेगा, जैसे रमा शब्द बनता है वैसे बालिका, तो बालिका बालिके द्विवचन में। और आगे लिखा है प्लस में, चलो एक हम अपने अपने मन से बना देते हैं, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ दिया है। चलिए जैसे कि आगच्छतः, बालिके आगच्छतः, है ना। ये हम आगच्छतः कैसे बनता है वो हम आगे जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तब आप इसको आप समझ लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो हाँ, तो बालिके आगच्छतः, ये एक रूप आ गया। अब यहाँ पर क्या है, देखिए पहले बालिके पद है, बालिके में ए है और बाद में आ है। तो जस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन की है कौन सी संधि होनी चाहिए यहाँ पर, तो ए पहले है और आ बाद में है। तो नियम अनुसार कि अगर ए पहले होगा और कोई सा भी स्वर अगर बाद में होगा, यानी ए को छोड़ कोई सा भी स्वर बाद में हो, तो वैसी स्थिति में ये जो ए है इसके स्थान पर एक आदेश हो जाता है अय आदेश, है ना। हमने, आपको मैं याद दिला देता हूं, हमने पढ़ा था चे प्लस अनम चयनम, है ना। उसी तरह से तो अयादि संधि होनी चाहिए। लेकिन चूंकि ये बालिके जो शब्द है ये द्विवचनांत है और कैसा है, एकारांत है, तो यहाँ पर अब अयादि संधि ना होकर प्रकृति भाव हो गया। और प्रकृति भाव का मतलब जैसा है वैसे ही, बस हम प्लस लिखते समय ये प्लस का ना साइन हटा देते हैं, सॉरी, इसको थोड़ा सा जूम करके फिर इसको हम हटाते हैं, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से क्या बन गया, बालिके का बालिके अगच्छत, ठीक है। तो इस प्रकार इसको हम कहते हैं प्रकृति भाव से। एक और उदाहरण हम देख लेते हैं ताकि आपको ज्यादा जो है, एक ऊ का उदाहरण देख लेते हैं। तो एक चलिए यहाँ पर लिखा है साधु,
ठीक है, द्विवचनांत है तो साधु बनेगा, जैसे भानु उसी प्रकार से साधु, साधु और आगे लिखा है एतौ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें ये जो साधु शब्द है ये द्विवचनांत है और उकारांत है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, क्योंकि द्विवचनांत आ गया और उकारांत आ गया तो यहाँ पर कोई भी संधि ना होकर क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा। नियम के अनुसार तो यहाँ पर पहले उ है और बाद में कोई स्वर है, कौन सी संधि होनी चाहिए थी, यण संधि होनी चाहिए, है ना। हमने सीखा था ना यण संधि में कि जैसे कि क्या था, मधु और मान लीजिए प्लस अत्र, है ना। किसी हमारी एक भगनी ने उदाहरण भी बना के मधु प्लस अरि, अगर आपको याद आ रहा हो, तो पहले अगर उ होता है और बाद में कोई स्वर होता है तो ये जो उ है इसके स्थान पर क्या हो जाता है, वाह हो जाता है। यण संधि में हमने सीखा था, ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा, री के स्थान पर ला। यहाँ पर यण संधि होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी संधि ना होकर क्या हो जाएगा, साधु एतौ का साधु एतौ। इस प्रकार से ये प्रकृति भाव संधि आपकी हो गई। तो आशा करता हूं आप इसको जो है समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसका एक और जो है एक और एक्सेप्शन, हालांकि मुझे नहीं लगता आपको, खैर चलो बता ही देता हूं मैं। तो पहला एक्सेप्शन क्या था कि अगर, चलो अगर चल रहा है तो बता ही देते हैं, नहीं तो बाद में समस्या। तो पहला ये जो प्रकृति भाव है इसका जो पहला अपवाद है, पहला अपवाद नियम हमने क्या सीखा कि यदि कोई वर्ण ई, इकार, उकार और एकार ये अगर द्विवचनांत है तो कैसा है, द्विवचन है, तो अगर इसके बाद कोई सा भी शब्द आता है तो जो संधि नियम से होनी चाहिए थी वो संधि वहां पर ना होकर प्रकृति भाव हो जाता है। वैसे एक अगला नियम आता है, उसके बारे में पाणिनीय व्याकरण में एक सूत्र आता है अदसो मात। ठीक है, अदसो मात, चलो खैर मैं बता देता हूँ आपको, अभी आप श्रद्धा भक्ति पूर्वक मान लीजिएगा। इसका इसका काम ये है, क्योंकि मैंने शब्द रूप पढ़ाए नहीं है इसलिए मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन बता देता हूँ। तो एक शब्द होता है अदस, एक शब्द होता है अदस। ठीक है, ये अदस का मतलब हिंदी में होता है यह, है ना। जैसे कि हमने, अगर आपको याद हो तो हमने एक शब्द रूप पढ़ा था तत्, तत् का मतलब होता है वह है। ठीक है, और इसी का छोटा भाई, इसी का भाई कह लीजिए यत, तो जैसे तत् बनता है वैसे यत बनता है। यत का मतलब होता है यह। ठीक है, यत मतलब यह, तत् मतलब वह। अच्छा, हम इसको वो, है ना, हम कहते हैं ना वो लड़का, वो लड़की, तत् वह को हम वो भी कहते हैं और यह को हम जो, है ना, जो लड़का जो लड़की, इस प्रकार से जो भी कहते हैं, तो दो तरह के शब्द इनका प्रयोग होता है। तो वैसे ही एक अदस शब्द होता है जिसका अर्थ होता है यह, है ना, यह। इसको अभी, चूंकि आप अगर चाहें तो आप जाके बाद में इसको चेक कर लीजिएगा, लेकिन आप कहीं पे गूगल पे लिखेंगे अदस शब्द रूप तो आपको आसानी से वो मिल जाएगा। तो ये जो अदस शब्द है इसमें भी, इसके भी क्या होने चाहिए, अब इसमें बता क्या रहे हैं कि अदस शब्द के माँ के बाद अगर ई और उ आते हैं, ठीक है, इसके बाद माँ के बाद, देखो ध्यान से समझना, जो अदस शब्द है उसमें कुछ रूप बनते हैं। ये चलो एक काम करते हैं, इसको मैं फिलहाल क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। अब आपको मैं एक कार्य देता हूँ कि पहले आप जो है ना इस अदस शब्द के रूपों को याद करके आइए, याद मत करना तो पढ़ के आइए। ठीक है, फिर मैं आपको कल जो है इसके, हालांकि ज्यादा उदाहरण नहीं मिलते हैं, एक दो उदाहरण है वो आपको मैं कल बता दूंगा, नहीं तो आज जो है ज्यादा भारी हो जाएगा। तो एक बार आप जो है, मैं चाहता हूँ कि इस शब्द रूपों को एक बार आप देख लें, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको अभी थोड़ी देर के लिए डिले कर देता हूँ। ठीक, चलिए। अब इसका एक और उदाहरण है, तो वो भी थोड़ा सा व्याख्या वाला है ना। उसमें क्या होता है एक, चलो उसको भी कल बताऊंगा मैं। ठीक है, अभी क्योंकि मुझे लग रहा है कि ज्यादा हो जाएगा इसलिए मैं छोड़ देता हूँ, है ना। तो दो चीजें बची हैं हमारे इसमें, उसमें एक प्लुत, चलो ठीक है बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, छोड़ो ज्यादा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, कल अदस शब्द को देख कर आना है। या अदस शब्द जो है तीनों लिंगों के लिए होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो इसको एक बार आप देख लें, याद करें या ना करें, ठीक है, वो आपके ऊपर। तो इसको आप देख के आइएगा कल, फिर मैं आपको जो दो रूप बचे हैं वो आपको चलिए। अब हमारा जो अगला सेगमेंट है उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, वो है व्यंजन संधि। यहाँ पर हमारी कल हम 5 मिनट के अंदर इन दोनों को खत्म कर देंगे। तो व्यंजन संधि हमारी स्टार्ट। अब व्यंजन संधि का हम
आज थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं, फिर शब्द रूप पढ़ के समाप्त करेंगे। तो जो व्यंजन संधि है उसका क्या है कि व्यंजन संधि में देखो, जैसे कि नाम से स्पष्ट, यहाँ पर जो भी प्रयोग होगा वो व्यंजन हो, कोई ना कोई व्यंजन वहां पर अवश्य होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए, ये बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, इससे आप कभी ना कभी परिचित रहे, जरूर रहे होंगे, तो मैं इसका थोड़ा सा कलर बदल देता हूँ। चलिए, तो आता है जगत, जगत प्लस ईस, ये एक उदाहरण है। ठीक है, एक मैं दूसरा आपको उदाहरण देता हूँ। चलिए, चलो ये भी देख लेते हैं ताकि सिमिलर हो जाएगा। सत प्लस धर्म, सत प्लस धर्म, ये मैं आपको परिचय के हिसाब से बता रहा हूँ, इसलिए इसको परिचय के हिसाब से पढ़िएगा, फिर जब हम इस पे आएंगे तो हम उसको समझेंगे। तो व्यंजन संधि का काम क्या है, देखो जैसे कि नाम से स्पष्ट है, हम आप हमेशा याद रखें संधि में हमेशा दो पद होते हैं, मतलब दो तो मिनिमम दो होने ही चाहिए, तभी संधि होती है। आप चाहें तो दो से अधिक भी बना सकते हैं, 10 12 15 जितने आप चाहें, है ना, वो उसमें कोई लिमिट नहीं है। आप चाहें इसके बाद और भी कई सारे पदों को जोड़ते जाएं, तो आप कितनी सारी संख्या बना सकते हैं। हमारे जो महाकवि बाण भट्ट हैं, उन्होंने अपनी कादंबरी में ऐसे कई सारे समासिक और संधि युक्त पदों को उपयोग किया है। तो अगर कोई पढ़ना चाहे तो एक बार कादंबरी उठा के पढ़ सकता है। चलिए, तो व्यंजन संधि में होता क्या है कि दो स्थितियां बनती है। तो संधि में हमेशा याद रखें कि कम से कम दो पद अवश्य होंगे। तो ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला पद है यानी पूर्व पद है जगत, और दूसरा पद है यहाँ पर ईश। तो अब व्यंजन संधि का जो नियम है, बिल्कुल सिंपल सा नियम है कि जो पहला पद है उसका जो अंतिम वर्ण है वो व्यंजन होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैं रेड कलर कर रहा हूँ, या फिर मैं चलिए ऐसे करता हूँ, जगत। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, जगत। जगत के अंत में आपको दिख रहा है आधा ता, यानी व्यंजनांत, ये व्यंजन है। और चूंकि आधा है, इसमें कोई स्वर मिला ही नहीं है ना, हलंत का चिन्ह है, इसीलिए तो आपको बताया गया था पहली कक्षा में कि हलंत जिस किसी वर्ण में होता है तो उसका मतलब है वो वर्ण कैसा है, आधा है, कोई स्वर नहीं। तो व्यंजन संधि का जो बिल्कुल बेसिक रूल है वो ये है कि जो पहला पद है उसका जो अंतिम वर्ण है वो व्यंजन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ता वर्ण। अच्छा, बाद में दूसरा जो पद है, दूसरा पद यहाँ पर आप देखें क्या है, ईश, ईश, ईश का जो पहला वर्ण है वो क्या है, ई है। अब अगर आप देखें तो ई जो है वो स्वर है, क्या है, स्वर है। तो पहला नियम हमने सीखा कि पहला पद व्यंजनांत होना चाहिए, बाद में स्वर भी हो सकता है, मतलब स्वर होगा तब भी संधि हो जाएगी। अच्छा, दूसरा उदाहरण आप अगर देखें, सत प्लस धर्म, तो यहाँ पर भी जो पहला पद है सत, इसका जो अंतिम वर्ण है वो है व्यंजन, ठीक है, ता है। और बाद का जो पद है यानी दूसरे पद का जो पहला वर्ण है, क्योंकि हमने सीखा है संधि हमेशा पहले पद के अंत में और दूसरे पद के पहले वर्ण में होती है। तो यहाँ पर जो दूसरा हमारा पद है धर्म, इसका जो पहला वर्ण है वो है ध। तो अब यहाँ पर आप देखें तो जो धा है वो भी, वो क्या है, व्यंजन है। ता भी व्यंजन, धा भी व्यंजन। तो क्या ऐसी स्थिति में भी संधि होगी, तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल होगी। तो आपको ये दो बेसिक नियम याद रखने हैं कि अगर जो संधि, व्यंजन संधि, उसमें जो पहला पद है उसका अंतिम वर्ण व्यंजन होना चाहिए, तभी वो व्यंजन संधि कहलाएगी। अच्छा, दूसरे पद का जो पहला वर्ण है वो चाहे तो स्वर हो सकता है और चाहे तो व्यंजन हो सकता है। ये इसका एक सामान्य सा नियम था। आशा करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। अब हम फटाफट चलते हैं हमारे शब्द रूप की तरफ। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। हाँ, तो जो लोग नए जुड़े हैं, अगर उनको शब्द रूप, वैसे तो मैं यहाँ पे लेना चाह रहा था, लेकिन जिनको अगर समस्या आती है शब्द रूप इत्यादि ढूंढने में, तो आप जो है यहाँ गूगल पे आप जाएं, तो किसी भी ब्राउजर में यहाँ पर लिखें संस्कृत अभ्यास, ठीक है, और जो पहली आपको वेबसाइट मिलती है इस पे क्लिक कर ले, ठीक है। और यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ हिंदी में संज्ञा लिखा हुआ है और अंग्रेजी में नाउन लिखा रहता है। और अगर आप क्रिया धातु रूप को ढूंढ रहे हैं तो यहाँ क्रियापद लिखा है, अंग्रेजी में वहाँ वर्ब लिखा हो। आप यहाँ पे जाएंगे सूचियाँ, सूचियाँ आप खोल लें, और यहाँ पर आपको जो भी चाहिए, जैसे मुझे क्या चाहिए, उकारांत शब्द चाहिए, और मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, गुरु। चलो गुरु शब्द पढ़ ले, नहीं गुरु नहीं, आपको भानु पढ़ाता हूँ, क्योंकि गुरु में थोड़ा सा
ऊ का लफड़ा रहता है। तो भानु शब्द अब आप देखें ये आ गया, जैसे मैंने सर्च किया, यहाँ आपको देवनागरी में ही लिखना है, यानी हिंदी भाषा में ही लिखना है, हिंदी की जो लिपि है उसमें लिखना है। तो यहाँ पे भानु शब्द पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे जो है शब्द निकल के आ जाए। ठीक है, जिनको भी अगर शब्द रूपों में ढूंढने में समस्या हो, क्योंकि नए लोग जुड़े हैं इसलिए मैंने आपको एक बार यहाँ से दिखा दिया। वेबसाइट का नाम है sanskritabhyas.in। ठीक है, आप वहां पे जाएंगे, गूगल पे लिखेंगे, आपको आसानी से वहां मिल जाए। तो हमारा जो आज का शब्द है वो है भानु। ठीक है, और ये कैसा है, उकारांत है। उकारांत क्यों, क्योंकि इसके अंत में ऊ है, ह्रस्व ऊ है। तो यह ध्यान रखिएगा, ह्रस्व ऊ है, दीर्घ ऊ आ जाएगा तो थोड़ा सा परिवर्तन होता है, ज्यादा नहीं। तो आज का हमारा है शब्द भानु, उकारांत, और कैसा है ये, पुल्लिंगवाची। पुल्लिंगवाची, तो ध्यान रखिएगा। अभी तक पुल्लिंग में मैंने अकारांत, इकारांत और आज मैं उकारांत पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं स्त्रीलिंग पढ़ाऊंगा। सभी लोग पढ़ें, अपने माइक को म्यूट करे रहें, बस दोहराते जाएं। तो प्रथमा से पढ़ेंगे, प्रथमा। अच्छा, एक मिनट पहले गुरु को मैं क्लियर करता हूँ। देखो गुरु शब्द जो है ना, गुरु, उसमें जो रू है उसमें भी ह्रस्व ऊ होता है। तो ये भी बिल्कुल इसी के समान चलेगा, मैंने बताया इसलिए नहीं, क्योंकि क्या होता है जो रकार है इसमें ऊ जब हम ह्रस्व लगाते हैं तो इस प्रकार से लगाते हैं, यानी सिंगल डंडा, चूंकि नए लोग जुड़े हैं इसलिए। और अगर हम दीर्घ ऊ बनाते हैं तो इस प्रकार लगाते हैं। ठीक है, इस प्रकार। अच्छा, क्या होता है कई बार कि इंटरनेट पे जो हम फोटो इत्यादि देखते हैं तो वहां पर हमें ऐसा, जैसा हम बना रहे हैं लिखने की जो हमारी शैली उसमें नहीं लिखा रहता है, इसलिए मैंने गुरु शब्द को वहां से हटा दिया था। जब आप गुरु शब्द को भानु के जैसे चलाएंगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जहां पर ह्रस्व ऊ है वहां तो सिंपल डंडा खींचना है, और जहां पर दीर्घ ऊ है वहां पर बड़ा इस प्रकार से उसका पेट जो है ऐसे घुमा दीजिएगा, पेट ऐसे मुड़ गया वो दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, कई बार नहीं मिलता है इसलिए मैंने उसको आपको नहीं बताया। तो ये हम तो जैसे भानु होगा वैसे ही गुरु होगा, इसमें कोई समस्या नहीं। चलिए पढ़ते हैं। प्रथमा भानु, भानु भानवः। फिर से, प्रथमा भानु, भानु भानवः। तो संबोधन को अभी छोड़ दें, इसको आप फिलहाल के लिए द्वितीय पे जाएं। भानुम, भानु, भानून। तृतीया, भानुना, भानुभ्याम, भानुभि। चतुर्थी, भानवे, भानुभ्याम, भानुभ्यः। पंचमी, भानोः, भानुभ्याम, भानुभ्यः। षष्ठी, भानोः, भान्वोः, भान्वोः, भानूनाम। यहाँ पे देखें दीर्घ ऊ है, भानूनाम। सप्तमी, भानौ, भान्वोः, भानुषु, भानुषु। यहाँ पर ध्यान रखें सप्तमी बहुवचन में ये जो सकार है वो तालव्य है, का बड़ा ध्यान रखें ना, कई लोग ये दंत सा बना देते हैं, गलत हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ हम सीख चुके हैं कि अगर एक सा का हम परिवर्तन करेंगे तो अच्छे है ना, सकृत को भी यानी सकल को भी हम सकृत यानी विष्ठा बना देते हैं। इसका विशेष एक बार अभ्यास के लिए मैं पुनः पढ़, अच्छा संबोधन में आप चाहें तो हे भानो, हे भानु, हे भानवा प्रकार से पढ़ सकते। ठीक है, ये यहाँ पर संबोधन प्रथमा के साथ इसलिए लिख दिया जाता है क्योंकि जो संबोधन है उसमें भी प्रथमा विभक्ति ही होती है, इसलिए साथ में ये लिख देते हैं। ठीक है, और आपकी जो पाठ्य पुस्तक है या अन्य पुस्तकों में आपको प्राय सा संबोधन जो है वो यहाँ नीचे सप्तमी के बाद मिलता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही बात। चल पढ़ते हैं, मैं अभ्यास के लिए पढ़ रहा हूँ। प्रथमा, भानु, भानु भानवः। द्वितीया, भानुम, भानु, भानून। तृतीया, भानुना, भानुभ्याम, भानुभिः। चतुर्थी, भानवे, भानुभ्याम, भानुभ्यः। पंचमी, भानोः, भानुभ्याम, भानुभ्यः। षष्ठी, भानोः, भान्वोः, भानूनाम। सप्तमी, भानौ, भान्वोः, भानुषु। संबोधन, हे भानो, हे भानु, हे भानवा। इसके साथ मैं हे इसलिए लगा रहा हूँ ताकि हमें पता रहे कि हम संबोधन का उपयोग कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखें भानु प्रथमा में भी बना है, संबोधन में भी बना है।
कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए हम हे लगा देते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो भी। इस प्रकार से जो है हमारा आज का शब्द जो था वो था उकारांत भानु, यानी पुल्लिंगवाची भानु। तो आशा करता हूँ आप इसको याद कर लेंगे। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। कल से हम जो है जो हमारे दो चीजें बची हैं, मतलब जो प्रकृति भाव संधि था उसके उसके दो नियम बचे हैं, क्योंकि वो थोड़े से आज भारी हो जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम जो चीज नहीं पढ़ी होती है, जिसको नहीं देखा है, उसको अचानक से बता दो तो फिर समझ। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप जाएं इसी वेबसाइट पे, आप चाहें तो अदस शब्द है ना, ये अदस शब्द जो है इसको थोड़ा सा देख लें, या आपके पास कोई पुस्तक हो उसको देख लें। उसके तीनों रूप देख लें, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। ठीक है। और उसके बाद आइएगा, फिर मैं कल इसके एक दो उदाहरण मिलते हैं, वो आपको मैं ऐसे ही बता दूंगा। और कल से फिर जो है हम अपनी व्यंजन संधि को हम आगे बढ़ाएंगे। और कल हम एक नया कल एक क्या दो जो जो दो हमारे लकार बच गए हैं उनको हम पढ़ेंगे। चलिए धन्यवाद। तो यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो आगे पूछ सकता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमो नमः मित्राणि, पुनः मिलामः।